तो कहाँ थे अपन लास्ट टाइम में? अपन ने एक आउटलाइन क्लासिफिकेशन किया था ऑर्गेनिजम्स का। टेट्रापोडा तक कर लिया था ना? समझ में आ गया होगा। ठीक है, टाइम हो गया थोड़ा सा, हम इसको मैं रीमैप कर देता हूँ। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, वो सबको कितने किंगडम में बांटा है? 5। सबसे पहले कौन सा है? मोनेरा। फिर है प्रोटिस्टा। फिर है फंजाई। उसके बाद प्लांट्स आ गए, और फिर आ गए एनिमल्स। ठीक है, ये मोटा मोटा आपको, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये किंगडम है। और जितने भी क्लासिफिकेशन होते हैं उसमें सबसे पहली चीज क्या आती है? किंगडम। उसके बाद क्या आएगा? फाइलम या डिवीजन। ठीक है, अपने को किंगडम पता चल गया 5 है। मोनेरा में कौन कौन आते हैं? मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, और क्या बताया था? ब्लू ग्रीन एल्गी। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब इस पे ये इंपॉर्टेंट है, जिसको हम पहले क्या कहते थे? साइनोबैक्टीरिया। आपने नाम सुना होगा नील हरित शैवाल, है ना? नील हरित शैवाल। अब अब आप कहोगे शैवाल, अब शैवाल किस में आते हैं? प्लांटी में आते हैं। लेकिन ये क्या, यहाँ क्या कर रहा है? हमें ये ध्यान रखना है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो नाम है, इसका पुराना नाम जो है ना, वो साइनोबैक्टीरिया था। मतलब नया नाम साइनोबैक्टीरिया था, पुराना नाम क्या था? ब्लू ग्रीन एल्गी। ओल्ड नेम। ये क्या है इसका? न्यू नेम। ये इसका ओरिजिनल नेम अभी। ऐसा इसलिए बिकॉज ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी था पहले, ये प्लांट में क्लासिफाइड था। ठीक है, बट ये वास्तव में यूनिसेल्युलर था। और अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि मोनेरा और प्रोटिस्टा ये दोनों क्या है? यूनिसेल्युलर फाइलम है। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? यूनिसेल्युलर है। इसलिए जितने भी जीव जो यूनिसेल्युलर हैं, वो इन दोनों में क्लासिफाई होंगे। इसलिए प्लांट से निकाल के इसको कहाँ टिकाया? और इसको हमने प्लांट से निकाल करके यहीं क्यों रखा? बिकॉज जब हमने इसकी स्ट्रक्चर को देखा तो क्या पता चला कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो पहले ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से एंजॉय कर रहा था अपनी पोजीशन प्लांट में, ये वास्तव में क्या निकला? यूनिसेल्युलर निकला, पहली बात तो। और जब हमने थोड़ा सा इसको जूम करके देखा इसकी सेल्स को, तो क्या मिला? इसकी जो सेल्युलर स्ट्रक्चर है अंदर की, वो भी किस तरह की है? प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, अब आप बताओ कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक है और यूनिसेलुलर है, क्या उसे हम प्लांट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं? अब प्लांट्स में क्यों था? बिकॉज ये फोटोसिंथेसिस करता था, एल्गी जैसे लक्षण थे इसके। इसलिए उस वक्त इसको किस नाम से जाना जाता था? नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये कई बार आती है, जरूर नोट कर लेना। लिख देता हूं मैं। नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी या नील हरित शैवाल इनका नाम है। प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि भाई निम्न में से कौन सा शैवाल नहीं है? अब वास्तव में नील हरित शैवाल शैवाल नहीं है। ठीक है, गलती से उसका नाम क्या है? शैवाल है। क्यों? उसके जैसे लक्षण शैवाल जैसे थे। और ये जो शैवाल जैसे लक्षण थे उस जमाने में माइक्रोस्कोप्स नहीं थे, तो किसी ने देखा अच्छा ये तो हरा हरा है, पौधे जैसा है, शैवाल जैसा है, ऑक्सीजन पैदा करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सारे लक्षण किसके जैसे थे? एल्गी जैसे थे, उसने वहां टिका दिया। लेकिन जैसे जैसे साइंस डेवलप हुई, ठीक है, आपके जैसे कोई युवा वैज्ञानिक ने जब इसको माइक्रोस्कोप में लगा के देखा, तो इसके जो सारे हैं वो पोत सामने आ गए, और पता चला कि ये तो यूनिसेलुलर है। और जूम करके देखा तो पता चला इसमें तो न्यूक्लियस ही नहीं है।
और बिना कोई न्यूक्लियस के कोई जीव जिसमें एक ही सेल हो वो कौन सी होती है? प्रोकैरियोटिक। और हमने प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए कौन सी जगह फिक्स कर रखी है? मोनेरा। इसलिए ब्लू ग्रीन एल्गी अपने पुराने नाम ब्लू ग्रीन एल्गी से भी जाना जाता है, आज भी जाना जाता है, लेकिन उसका जो नया नाम है वो क्या है? अब हमने इसके आगे देखो क्या लगा दिया, बैक्टीरिया। ये इसका नया नाम है, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही है ठीक है। अब देखो आपने हमें क्या लगा दिया, साइनोबैक्टीरिया, बिकॉज इट्स अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट्स अ बैक्टीरिया ओनली। क्लियर है? समझ में आ गई बात? फिर अपन ने ये पढ़ा कि ये यूनिसेलुलर है, और मोनेरा कौन होंगे? जो प्रोकैरियोटिक होंगे, और जो यूकैरियोटिक होंगे वो क्या होंगे? जो यूकैरियोटिक होंगे वो क्या होंगे? प्रोटिस्टा होंगे। ये जो तीनों हैं ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों क्या है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। क्लियर है? अब इनमें क्या डिफरेंस है? न्यूट्रिशन का डिफरेंस है मेनली, सेल का डिफरेंस है, न्यूट्रिशन का डिफरेंस है। अब फंजाई जो है, अब इनके अगर अगर अपन देखें, जो प्लांट्स जो होंगे वो क्या होंगे? फोटोसिंथेटिक होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। एनिमल्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह का न्यूट्रिशन एनिमल्स का उसी तरह का न्यूट्रिशन फंजाई का होगा। इनके अंदर सेल वॉल होगी, इसके अंदर सेल वॉल है। यानी अगर हम ये कहें कि पोषण के हिसाब से अगर हम कहें तो एनिमल्स और फंजाई एक जैसे हैं, बिकॉज दोनों के अंदर ही प्राणी संपोषण होता है। और हमारा जो एनिमल लाइक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? हमारा पोषण कैसा है, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, हम कैसे एनर्जी लेते हैं? हम पहले भोजन बनाते हैं फिर खाते हैं, या फिर पहले खाते हैं फिर पचाते हैं और फिर न्यूट्रिशन लेते हैं? पहले नहीं, भोजन बनाने का मतलब वो किचन वाला नहीं। हम कोई भी जीव अपनी ऊर्जा, देखो जंतु का जो भोजन है, ठीक है, उसका सिंपल सा एक ही तरीका है। अगर कोई भी जीव अन्य किसी जीव पर भोजन पर निर्भर है, ठीक है, क्या हम अन्य किसी जीव पर निर्भर हैं भोजन के लिए? आप किसी दूसरे जीव को खाते होगे न्यूट्रिशन के लिए, या नहीं खाते? अब आप कहोगे सर नहीं मैं तो वेज ही हूँ, नॉन वेज नहीं हूँ। लेकिन जब आप सब्जियां भी खा रहे हो तो जीव तो खा रहे हो, ठीक है। आपको थोड़ा सा बायोलॉजी के हिसाब से सोचना पड़ेगा इस चीज का उत्तर। अब पौधे क्या कर रहे हैं? पौधे को भी न्यूट्रिशन चाहिए। अब देखो न्यूट्रिशन क्यों चाहिए हमें, सीधी सी बात है। हमें अपनी बॉडी को चलाने के लिए, बॉडी सबकी एक जैसी है, चाहे पौधे की हो चाहे हमारी हो, अंदर की मशीन जो है वो सबकी सेम है, ठीक है। इंजन सभी गाड़ियों में सेम लगा है, चाहे वो टाटा की ले लो चाहे वो आप मारुति की ले लो, प्रोसेस सबका सेम है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है सब में। मर्सिडीज इसीलिए अलग तरह से एफर्ट करती है, अलग तरह की एफिशिएंसी शो करती है। अब है क्या, मशीनरी सेम है। पौधों ने क्या किया, अब हमारा जो सिस्टम है उसमें क्या है कि साहब हमें ग्लूकोज चाहिए, एनर्जी सोर्स क्या चाहिए? ग्लूकोज। आपने ग्लूकोज के लिए क्या यूज किया? एनर्जी सोर्स क्या है? ग्लूकोज चाहिए। हमारी सेल्स डिमांड किसकी कर रही है? ग्लूकोज। सेल्स को एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए। आपने क्या किया? आपने खाना खाया। क्या खाया खाने में? या तो रोटी खाई होगी, ठीक है, चावल खाए होंगे, कुछ और प्रोटीन प्रोटीन खाया होगा। लास्ट में उसको डाइजेस्ट किया, और डाइजेस्ट करने के बाद ब्लड में ग्लूकोज बढ़ा, और वो सेल को मिला और सेल को एनर्जी मिल गई। प्लांट्स ने क्या किया? प्लांट्स ने कहा कि अभी हमने क्या किया था, हमने कोई चीज को खाया, जैसे दाल खाई तो कोई जीव का पार्ट खाया, ठीक है, आटा खाया तो भी कोई जीव है बशर्ते वो ठीक है एक प्लांट है, वो एक अलग चीज है। शेर ने क्या खाया? शेर ने बकरी खा ली, बंदर मिला बंदर खा लिया, दूसरे जीव को खा लिया। जो भी मांसाहारी जीव है वो सीधा, जंगली जो जीव वो सीधा दूसरे जीव को खा रहे हैं, उसको पचा रहे हैं। उसकी बॉडी जिन जिन चीज़ों से बनी थी वो आपके इंटेस्टाइन में जा करके आपने एक बड़ा सा थैला बना रखा है जिसको हम स्टमक कहते हैं, उसमें दुनिया भर के एंजाइम डाले आपने, बहुत सारी एसिडिक एनवायरनमेंट किया, वो सारा गल गया, डाइजेस्ट हो गया। डाइजेस्ट होने के बाद सारे एब्जॉर्ब कर लिया आपके इंटेस्टाइन ने, और आपकी बॉडी के आप जो बाकी जो सेल्स हैं उनको न्यूट्रिशन मिल गया। प्लांट्स कह रहे हैं कि ये हम फॉलो नहीं करेंगे, हमारे पास एक बहुत बड़े सिस्टम, हम धूप में खड़े होंगे मजे करेंगे, ठीक है। वो धूप में खड़े रहे, और धूप की एनर्जी से उन्होंने क्या किया, वातावरण में एनवायरमेंट में जो CO2 घूम रही है, राइट, और ये CO2 किसने छोड़ी थी? हमने। हमने मतलब सारे जीवों ने। गाय भी छोड़ती है, भैंस भी छोड़ती है, सारे जीव छोड़ते हैं CO2।
राइट। तो वातावरण में जितने भी जीव हैं, जीव मतलब एनिमल्स, वो सारे के सारे अपनी जो अंदर की जो उनकी जो मशीनरी है, हम सांस ले रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। गाय भैंस बकरी जितने भी तमाम जीव है वो भी क्या कर रहे हैं, CO2 छोड़ रहे हैं। ये CO2 हमारे वातावरण में घूम रही है, और इस CO2 को पौधे कह रहे हैं कि हमें दो। पौधे क्या करेंगे, एक 6 CO2 को लेंगे और 6 CO2 को जोड़ करके क्या बना देंगे, ग्लूकोज बना देंगे। दिस इज फोटोसिंथेसिस। गेटिंग माई पॉइंट? सो वी आर म्यूचुअली डिपेंडेंट, राइट। अगर हम ना हो तो CO2 कहां से आएगी, और हम ना हो, CO2 ना हो, तो पौधे क्या करेंगे? ठीक है, धूप में खड़े हैं, कोई बात नहीं, पानी है, न्यूट्रिशन सब कुछ ठीक है, और प्लांट क्या करेगा, फूड बना लेगा? नहीं, नॉट पॉसिबल, राइट। समझ में आई? और अगर पौधे नहीं हो तो हम क्या करेंगे? नहीं, O2 तो ले ही नहीं पाएंगे, उसके अलावा हम जिंदा रह सकते हैं पौधों के बिना? फूड नहीं, फूड तो एक बहुत, अगर जब आप इकोलॉजी पढ़ोगे, पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ोगे इस धरती पर, ठीक है, अपन थोड़ा सा ब्रॉड डिस्कशन कर रहे हैं अभी, जो अपन बात कर रहे हैं थोड़ा सा बड़े लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, मजा आएगा आपको। अगर पौधे ना हो तो क्या इंपैक्ट होगा वो मैं बताता हूँ आपको। इस धरती पर एनर्जी का सारा जो सबसे बड़ा दारोमदार है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कौन है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल ऑर्गेनिज्म, नहीं है, सन, यस सन, सूरज की किरणें, ठीक है। प्लांट वो जीव हैं जो इस सूरज की एनर्जी को डायरेक्टली ट्रैप करके एनर्जी के फ्लो को आगे बढ़ाते हैं, राइट। इस चीज को हम इकोलॉजी में पढ़ते हैं, आपने फूड चेन पढ़ी होगी। थोड़ा सा आउट ऑफ वे है, लेकिन एक दूसरे से रिलेट करके समझोगे तभी मजा आएगा। फूड चेन में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद सब होते हैं कंज्यूमर। और प्रोड्यूसर कौन है? ये सन की जो एनर्जी है, इसको क्या करता है, सनलाइट को फिक्स करता है, ये सनलाइट को ट्रैप करता है एंड फिक्स करता है, किसके थ्रू? फोटोसिंथेसिस के थ्रू, ठीक है। और ये अपने अंदर धारण कर लेता है, ये सारे के सारे हैं। ये कौन है, प्रोड्यूसर कौन होगा? दे आर नन अदर देन प्लांट्स। अब इसके अलावा अब आगे जो आते हैं, आपने सुना होगा उपभोक्ता, अगर आपने कभी इकोलॉजी पढ़ी है आपने सुना होगा उपभोक्ता, कंज्यूमर, ठीक है। इसको अपन मैं थोड़ा सा हिंदी भी यूज कर लेता हूं, उपभोक्ता। अब यहां पर लेवल्स हैं, ये सबसे पहला लेवल है, इसको अपन बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल्स। ये पहला लेवल है T1, दूसरा लेवल है T2, इसको आगे कोई जीव खाएगा वो है T3, इसको आगे कोई जीव खाएगा वो क्या है, T4, और भी हो सकता है। चलो अगर ये लास्ट है मान लेते हैं, हो सकता है T5 हो, इसको अपन क्या बोलेंगे, टॉप। उपभोक्ता 1, इसको उपभोक्ता क्यों कह रहे हैं, बिकॉज इसके पास जितनी भी एनर्जी आ रही है यहां से आ रही है, पौधों को खा के तो करेगा। कंज्यूमर 2, और इसको मैं लिख देता हूं टॉप कंज्यूमर, चलेगा, बिकॉज ये टॉप पे है। हाँ, आप इसे कंज्यूमर 3 भी लिख सकते हैं, बट बिकॉज इट इज टॉप लास्ट में, तो क्या हो सकता है, देखो प्लांट को खाया बकरी ने, बकरी को खाया भेड़िए ने, ठीक, भेड़िए को खाया शेर ने, ठीक है। इस शेर को जो एनर्जी मिली है वो इनडायरेक्टली प्लांट वाली है, राइट, ठीक है। पूरा प्रोसेस चल रहा है, दिस इज फूड चेन, इसको फूड चेन बोलते हैं, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं।
प्लांट है, प्लांट को खाया कीड़े ने, कोई इंसेक्ट है खा रहा है, कीड़े को खाया मेंढक ने, मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को खा लिया बाज ने। अब बाज को शेर खा नहीं सकता, ठीक है। टॉप कंज्यूमर जो होगा वो वहां से चेन खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक एनर्जी फ्लो का सिस्टम है, और इस तरह के जो सिस्टम्स हैं इसको बोलते हैं फूड चेन। ये है फूड चेन, ठीक है। अब ये जब क्रॉस रिलेट करते हैं, ठीक है, तो आपस में ये क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा, जाल बन जाएगा, आपस में भी तो क्लोज हो सकता है। समझ में आ रही बात? भाई मेंढक को कोई भेड़िया भी तो खा सकता है, खा गया होगा, मरा हुआ कोई मिल गया, राइट। इस भेड़िए को चीता खा सकता है, राइट। समझ में आ रहा है? इस बकरी को आदमी खा सकता है, और इस आदमी को चीता खा सकता है। सो दे आर इंटर। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब जो फूड चेन है, फूड चेन के मिलने से फूड क्या बनते हैं, वेब बनते हैं, खाद्य जाल बनते हैं। और कोई भी इकोलॉजिकल सिस्टम में ये चीजें जितनी कॉम्प्लेक्स होंगी, जितनी अंतर्गुथित होगी, ठीक है, वो इकोसिस्टम उतना ही अच्छा होगा, उतना ही लॉन्ग लास्टिंग होगा। क्यों? बिकॉज यहाँ ये जो एक लेवल है, दूसरा लेवल, एक लेवल, मल्टीपल ऑप्शंस है, ठीक है, अक्रॉस द चेन मल्टीपल ऑप्शंस है। तो कोई एक अगर हिल गया तो आगे वाला जो स्टेप है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि ये बकरी है, ठीक है, कल को अगर बकरी, या फिर मान लो भेड़िया है, एक उदाहरण देते हैं इस एग्जांपल के, भेड़िया है, इसको आगे ये भी खा रहा है, इसको इधर भी खा रहे हैं, मान लो कल को भेड़िया खत्म हो गया, कोई बात नहीं, ये वाले इसको खा लेंगे, ठीक है। इसको ये खा रहा है, ये नहीं खा पाए तो ये ऊपर वाला खा लेगा, राइट। तो जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा ये सिस्टम उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। आपको पता है कोई सरकार जो है, प्रोजेक्ट टाइगर सुना होगा नाम आपने, टाइगर को बचाने का प्रोजेक्ट, टाइगर टॉप कंज्यूमर है, लास्ट है ना। अच्छा, इसको ये भी आगे जाते हैं क्या, ये मरने के बाद में, ये जब मर जाते हैं नेचुरली अपनी डेथ में, ये जो वापस एनर्जी जो है, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, कौन से, अपघटक बैक्टीरिया जो होते हैं, डिकम्पोजर, अपघटक जीव, ये क्या कर देते हैं, वापस इसको इसमें डाल देते हैं, सॉइल में गल जाता है। अपन कहते हैं ना, इंसान मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में पैदा हुआ, मिट्टी में खत्म। हमारे पास जितनी भी जो कुछ भी वो सारा कांड गया वापस मिट्टी में, मिट्टी से बस इसी जंगल को कोई मेंटेन करता है क्या? आप जाते हो क्या बीज लगाने वहाँ कि अच्छा हो साहब पौधे को, अभी हम छंगाई करेंगे, अभी इसमें डिजीज आ गई, अभी हम स्प्रे कर रहे हैं, इज इट लाइक समथिंग? अल्टीमेटली इट्स फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का प्रवाह है बस, और कुछ नहीं। वैसे पूरा संसार ही ऊर्जा का प्रवाह है, मैं बोल रहा हूँ वो भी ऊर्जा का प्रवाह है। मैं कुछ बोल रहा हूँ, मैं ऊर्जा लगा रहा हूँ, और मेरी जो आवाज़ है ऊर्जा के रूप में आपके कानों तक पहुँच रही है, और आपके कानों में पर्दे हिल रहे हैं, ऊर्जा से हिल रहे हैं, और उस कान के पर्दे के अंदर जो लिक्विड है वो हिल रहा है, लिक्विड के हिलने से आगे चल करके एक बोन से दूसरी बोन, दूसरी बोन से तीसरी बोन टकराती है। आपने सुना होगा आपके कान में भी छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, मेलियस, इनका स्टेपीज, सबसे छोटी हड्डी जो शरीर की है, स्टेपीज हड्डी है, और वो जब टकराती है तो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन होने से न्यूरॉन्स हिलते हैं, न्यूरॉन इनसे फिर आपको आवाज़ सुनाई देती है। मैं इतना, ये जो चीज़ें इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने बोली, इतने कम अंतराल में होती है कि हमें रियल टाइम में महसूस होता है, हमें लगता ही नहीं कि क्या हो रहा है। एंड द सिस्टम इज सो ब्यूटीफुली इंटीग्रेटेड एक दूसरे के अंदर गजब से, ठीक है। हाँ, जब हम इसे समझते हैं तो ऐसा लगता है वाह, राइट। और जब ये वाह आता है तो ऑटोमेटिकली हम उसमें इंटरेस्टेड होते चले जाते हैं, ठीक है। तब हम रिलेटेड महसूस, अच्छा हाँ ऐसे, तो फिर वो याद रखने की जगह नहीं रह जाती, याद नहीं करना पड़ेगा, वो याद हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, राइट। तो जो मैं बात कर रहा था प्रोजेक्ट टाइगर की, सो जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू,
Why government is spending so much of money on tiger? सरकारें करोड़ों रुपए लगा रही है टाइगर को बचाने। आपके सामने अगर टाइगर आ जाए, और चूंकि आप देश के जिम्मेवार नागरिक हैं, सरकारें इतना पैसा लगा रही है, आप भी बचाने की कोशिश करेंगे उसे या बचने की कोशिश करेंगे? या आपके हाथ में अगर बंदूक हो, नहीं, आप कहने का मतलब आपके हाथ में बंदूक हो तो उसे मारने की कोशिश करेंगे? अब आप उससे कब बचोगे? जब उसे मारोगे, और तो कोई तरीका ही नहीं है। सरकार तो बचाना चाहती है, तो ऐसा नहीं लगता सरकार मूर्ख है? क्या बकवास काम कर रही है, टाइगर को क्यों बचा रही है? कैसे? टाइगर को बचा करके सरकार या हम कैसे पर्यावरण का नुकसान बचा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूँ भाई। अल्टीमेटली जो मोटा मोटा समझ में आता है बच्चों के, ठीक है, मेरा बेटा भी कई बार पूछता है, तो वो कहता है कि पर्यावरण की रक्षा के लिए सरकार है वो टाइगर को बचा रही है। तो मेरे से पूछा एक दिन, बेटा पापा ऐसे कैसे, टाइगर तो हमारे बहुत हमें खा जाएगा, ये पर्यावरण की रक्षा कैसे करे? तो ये बताओ जरा, थोड़ा समझो। खाद्य श्रृंखला में चूंकि ये टॉप कंज्यूमर है, अगर ये कम हो गया तो जंगल जो उसकी इकोलॉजी में जो इसके नीचे जो भी जीव है वो शाकाहारी है, शाकाहारियों की तादाद बहुत बढ़ जाएगी। और अगर शाकाहारी बढ़ गए तो जंगल नष्ट हो जाएंगे, बिकॉज जैसे ही नए पौधे आएंगे शाकाहारी चढ़ जाएंगे और जंगल तबाह हो जाएगा। ये चीज एक साल में नहीं होगी, ठीक है, ये चीज एक साल में नहीं होगी, सालों लगेंगे। अपने दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? दुनिया का, बिल्कुल, वेरी गुड, येलोस्टोन नेशनल पार्क, अमेरिका। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज मिल जाएंगी, देखना, आपको बहुत मजा आएगा देख करके। जस्ट यूट्यूब पे डालो येलोस्टोन नेशनल पार्क्स एंड वॉल्व्स, भेड़िए। और बहुत सारे मोटिवेशनल गुरु इस स्टोरी को सुनाते हैं जो मैं भी आपको थोड़ा सा बताना जा रहा हूँ। आपको इस एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि हाउ थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। हुआ क्या, जब येलोस्टोन नेशनल पार्क बना तो नेशनल पार्क कुछ नहीं होते, हमारी पृथ्वी का एक हिस्सा होते हैं जहाँ पर जीव प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, वहाँ उनका नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हम बस ये चाह रहे हैं कि चूंकि ये जीव यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं और समय के हिसाब से जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, कहीं कल को ह्यूमन आकर के इसको डिस्ट्रॉय ना कर दें और ये जीव नष्ट ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो जीव जहाँ पाए जाते हैं वहीं से उस एरिया को क्या कहते हैं, नेशनल पार्क घोषित कर देते हैं, यानी उनको प्रोटेक्ट कर देते हैं। किसी भी जीव जीव को बचाने के दो तरीके होते हैं, एक होते हैं इन सिटू, एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू का मतलब होता है जहाँ वो पाए जाते हैं वहीं का वहीं, एक होता है एक्स सिटू, कहने का मतलब मेरे घर के बाहर एक विशेष रेयर वैरायटी का पौधा है। एक तो ये हुआ कि साहब मैंने उसको वहीं कवर कर दिया, एक बोला नहीं मैं इसको उखाड़ के मेरे अंदर लेके जाऊंगा, वहाँ रखूंगा ध्यान, राइट। जैसे आपने चीतों का नाम सुना होगा, अभी कुन्नो नेशनल पार्क में आए थे, मोदी जी लेके आए थे, वहां बाहर से लेके आए ना, एक्स सिटू, इन सिटू नहीं है, एक्स सिटू। तो जो चीज़ जहाँ पाई जाती है वहीं सुरक्षित कर देना, और यहाँ से उठा करके कहीं और ले जाकर सुरक्षित करना, ये दो तरीके हैं, उसमें से नेशनल पार्क आता है इन सिटू में। तो अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा है जहाँ पे बहुत सारे जंगल, जंगलात, नदियाँ, बहुत गजब का इकोसिस्टम वहाँ पाया जाता है। अमेरिका ने उसे नेशनल पार्क बना दिया, वहाँ भेड़िए बहुत पाए जाते थे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उससे पहले भेड़ियों को मारने की पे बैन था, लेकिन हुआ क्या कि पॉलिटिकल चेंज हुआ और भेड़िए वहाँ के लोगों को परेशान करने लगे, गवर्नमेंट ने इस पर बैन हटा दिया और भेड़ियों को मारा जाने लगा। उससे पहले येलोस्टोन नेशनल पार्क बहुत भरा भूरा, एकदम फलता फूलता हुआ बड़ा बड़ा शानदार इकोसिस्टम, हर तरह के आवास वहाँ पाए जाते हैं, जंगल भी हैं, नदियाँ भी हैं, किनारे भी हैं, पक्षी भी हैं, सांप भी हैं, कछुए भी हैं, जिसको हम डाइवर्सिटी कहते हैं। डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के, अलग अलग संख्या के जीव, गजब शानदार नज़ारा। जैसे जैसे भेड़ियों की संख्या कम हुई, 10-15 साल बाद येलोस्टोन नेशनल पार्क तबाह होना शुरू हो गया, खत्म। नदियाँ सूख गईं, या फिर नदियाँ जिस रूट से बह रही थी उस रूट से बहना छोड़ दिया, जीव जो वहाँ जितनी वैरायटी मिलती थी वो वैरायटी खत्म हो गई, 10-12 साल में कचरा हो गया।
एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने देखा क्या हो रहा है, ठीक है, एक्सपर्ट्स भेजे गए और एक्सपर्ट ने जो कंक्लूजन निकाला वो ये था कि भेड़ियों को वापस लाओ। भेड़िए वापस लाए गए और देखा गया कि अगले कुछ सात 5-10-7 साल 10-20 सालों में येलोस्टोन नेशनल पार्क वापस सही होगा। एक्चुअली वहाँ भेड़िए, उस येलोस्टोन नेशनल पार्क में भेड़िए टॉप कंज्यूमर थे और वहाँ पर एक विशेष किस्म के हिरण की वैरायटी पाई जाती है और वो हिरण इतना खतरनाक चढ़ता है कि वो जब भेड़िए खत्म हुए तो हिरणों की संख्या बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ी, इतनी बढ़ी कि छोटे छोटे हर पौधे को वो चर गए। अब जंगल जो होता है उसमें जैसा कि मैंने कहा कोई मेंटेन नहीं करता, एक पेड़ है वो बड़ा हुआ उसके बीज गिरेंगे, ठीक है, उस बीज अब 100 बीज गिरेंगे तो 50-60 बीज दूसरे जीवों के भोजन के काम आएंगे, ठीक है, 100 में से 20 बीज उगेंगे, 20 में से 5 बड़े पौधे बनेंगे और ये 5 आगे चल करके पेड़ बनेंगे। लेकिन जब वो आ गए भेड़िए सॉरी जो हिरणे आ गई तो हिरणों ने क्या किया, जितने भी यंग पौधे उन सबको चर लिया। चरने से क्या हुआ, पौधे खत्म। जहाँ पानी बह रहा था उनके किनारों पर पौधे नहीं, मृदा का कटाव हो गया, नदी जहाँ से बह रही थी उसने रास्ता मोड़ लिया, धीरे 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 जंगल तबाह होना शुरू हो गया, ठीक है। दिस इज पूरा इकोसिस्टम चेंज होगा। आप गूगल पे यूट्यूब पे डॉक्यूमेंट्री देखना, आपको बड़ा मजा आएगा देख करके, बड़ी शानदार डॉक्यूमेंट्री इस पर, ठीक है। एक ये और एक है सालमन फिश की, एक मछली है सालमन फिश, सुना होगा नाम। वो उसकी जो इकोलॉजी आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ें कितनी शानदार हैं, इतनी इतनी गजब की चीज़ें कि उसकी सालमन फिश एक ऐसी फिश है जो अपने जीवन में केवल एक ही राउंड मारती है, एक आने का एक जाने का, उसमें उसका पूरा इकोलॉजिकल सिस्टम कवर हो जाता है। एक विशेष जगह है जहाँ पर वो अंडे देती है, वापस समुद्र में चली जाती है, जब वो बड़ी हो जाती हैं यानी सेक्सुअली मेच्योर हो जाती हैं, जब वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती हैं अपनी अगली पीढ़ी पैदा करने के लिए, ठीक है, तो रिप्रोडक्शन करती हैं और अंडे देने के लिए बहुत लंबी यात्रा करके वापस उसी जगह पर आती है जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, अंडे देती है और मर जाती है। सिंगल रूट में वो दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। अब आप सोचो कि एक जीव अगर कम हो जाए तो क्या क्या हो सकता है। इस पूरी यात्रा में जिस नदी और नालों से वो गुजरती है उस पर न जाने कितने लोग आजीविका के लिए निर्भर हैं और न जाने कितने जीव उन पर परोक्ष और अपरोक्ष रूप से निर्भर है। एक सिंगल जीव अगर हिल जाए तो कितने लोगों की आजीविका, हैबिटाट, ठीक है। आपने नेशनल जियोग्राफी पे जब उसका ऐड आता था आपने देखा होगा कि सफ़ेद सफ़ेद कलर का भालू नदी में बैठा है बीचों बीच और मछलियाँ उछल रही हैं, क्योंकि ये जो सालमन फिश है समुद्र से नदी की ओर जाती है, ठीक है, और समुद्र से जब नदी की ओर जाती है तो पानी हमेशा ऊंचे से नीचे की ओर बहता है। सामान्यतया नदियाँ समुद्र की ओर इसलिए बहती है बिकॉज वहाँ की तरफ ढलान होती है, और अगर किसी जीव को ऊपर जाना है तो पानी यूं जा रहा है तो कोई जीव कैसे जाएगा, उछल उछल के जाता है, ठीक है। तो सालमन फिश लिम्प करती, उछलती हैं जाती हैं, उछलती हैं जाती हैं, और भालू वहाँ बीच में बैठे रहते हैं चट्टानों में, वो उछलती हुई मछलियों को पकड़ के खाते हैं। और भालू की एक आदत है कि भालू क्या करता है, पूरा नहीं खाता कभी, ठीक है, वो भालू जंगल में उसको ले जाता है और बिखेरता हुआ चला जाता है और उसका जो कचरा है उस पर 10 जीव और निर्भर है, ठीक है। सो दीज आर द टू स्टोरीज, टू केस, जिससे आपको आइडिया होगा कि हाउ एनवायरमेंट, ऑर्गेनिजम्स, वी आर सो मच क्लोजली रिलेटेड, ठीक है। गॉट माय पॉइंट, समझ में आ गया बात आपको। तो एनिमल्स दूसरे जीवों को खाता है, दूसरे जीव का मतलब, ठीक है। और एक चीज मैं और बोलूंगा आपको समझ में आ जाएगा, मैं इस एग्जाम्पल को बहुत यूज करता हूँ। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि पेड़ के नीचे बकरी चल रही थी, पेड़ की डालियां नीचे उठी और बकरी को खा करके भोजन प्राप्त कर लिया, ठीक है। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल दूसरे जीव को ही खाएगा। अब आप कहोगे नहीं बकरी तो शाकाहारी, खाया तो दूसरा जीव, उसने ऐसा तो नहीं किया ना धूप में खड़ी होगी बोले अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अपने ग्लूकोज बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सो इन दिस वे व्हाट वी कैन से कि ये जो एनिमल्स और फंजाई हैं ये दोनों न्यूट्रिशन में एक जैसे हैं, ये दूसरे जीव पर निर्भर करेंगे। इनके अंदर जो न्यूट्रिशन है इसको हम बोलते हैं प्राणी सम पोषण, हिंदी में लिख रहा हूं मैं मोस्टली। प्राणी सम मतलब प्राणी समान, प्राणी माने जंतु सम,
ठीक है, गलत गलत लिख दिया एक्चुअली मैंने। जंतु सम, ठीक है, इसको बोलते हैं होलोजोइक। ये भी जंतु सम है, और ये पादप सम। पादप सम मतलब पादप समान, होलोफाइटिक। तकनीक में, ये टेक्निकल टर्म में नहीं जाना आपको, मैं तो हूँ ही इस सब्जेक्ट का, तो मैं टेक्निकल टर्म यूज करता हूँ, आपको समझना है बस। ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ये दोनों फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, और जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे और फिर भी एनर्जी खाएंगे तो कैसे लाएंगे? दूसरे जीव को खाकर। आपके बॉडी पे फंगस ग्रो करता है तो क्या करता है? अपने एंजाइम्स को पहले सीक्रेट करता है। एंजाइम आपकी स्किन या फिर जहाँ पर भी ग्रो करता है उसको गला देता है, पचा देता है। उसके बाद उसको उसको जो गला हुआ जो है उसको चूस लेता है और अपना न्यूट्रिशन लेता है। आप भी ऐसे ही करते हो। हम क्या करते हैं? हम जो खाने के लिए मिलता है हमने उसे खाया, ईश्वर ने दांत दिए ताकि ये जो बड़े बड़े खंड हैं उनको छोटे छोटे खंडों में तोड़ सके, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सके। क्यों ऐसा? बिकॉज अंदर हमने एक पेट में एक थैली है हमारे, ठीक है, और हम क्या करेंगे, उस थैली के अंदर हमने जो खाया है, ठीक है, उस कटे हुए छोटे छोटे टुकड़े वाले टुकड़े किसने किए? दांत ने। सैलाइवा ने साथ में एंजाइम मिक्स कर दी, ठीक है, सो दैट इजीली डाइजेशन हो जाए। सारा केमिकल है, सारी केमिस्ट्री है और कुछ नहीं है, ठीक है। हमने उसके टुकड़े टुकड़े किए, इस थैले में भर दिए, ऊपर से एंजाइम छिड़क रहे हैं दुनिया भर का, यानी एसिड सीक्रेट कर रहे हैं। पेट में बहुत भयंकर एसिड होता है। अगर आपके स्टमक से आपके एसिड का एक छींटा भी उछले और आपके हाथ पे पड़ जाए तो इधर से पड़े इधर से निकले। पीएच उसकी ऑलमोस्ट 2.83 के आसपास होती है, ठीक है, और फिर अपन उसको पेट में लिए घूमते हैं डेली, सुबह शाम सीक्रेट होता है। बट हमारे अंदर कुछ नहीं होता बिकॉज स्टमक के अंदर इतनी मोटी म्यूकस की लाइनिंग होती है। अपन पढ़ते हैं ना, गीजर के अंदर एक एनिमल इनेमल कोटिंग आती है, राइट, उससे भी तगड़ी म्यूकस की लाइनिंग, राइट। तो हमने क्या किया, एक थैली में भर के उनके ऊपर एंजाइम्स और केमिकल दुनिया जान के छिड़क रहे हैं। वो गल रहा है और गलने के बाद में आगे मूव हो रहा है, और मूवमेंट के दौरान धीरे धीरे इसके गलने से जो न्यूट्रिशन रिलीज हुए वो हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो इंटेस्टाइन है वो क्या कर रहे हैं, चूस रही है, एब्जॉर्ब कर लेंगे। और इंटेस्टाइन के चारों तरफ क्या बह रहा है, ब्लड, और ये एब्जॉर्ब होकर के कहाँ जाएगा, ब्लड में, और ब्लड से सारी सेल्स में मिल जाएगा और हमें न्यूट्रिशन मिल जाएगा। कचरा जो है वो हम स्टूल के रूप में, मल के रूप में, पॉटी के रूप में डेली बाहर कर देते हैं। दैट इज द ओनली सिस्टम। गेटिंग? सो न्यूट्रिशन वाइज वी एंड फंगस आर सेम, यानी पहले हम पचा रहे हैं और फिर अवशोषित कर रहे हैं, ठीक है। फंगस भी क्या करते हैं, जहां लगता है वहां पहले एंजाइम सीक्रेट करता है, वो जब गल जाती है चीजें, डाइजेस्ट हो जाती है, फिर उसको सकअप कर लेता है। हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, बस ये चीज उसके शरीर के बाहर हो रही है, हमारे शरीर के अंदर हो रही है, बस दैट्स द ओनली डिफरेंस। इसलिए दोनों में न्यूट्रिशन सेम है, एनिमल्स एंड फंगस आर सेम। हाँ, तंतु में है, वो उसकी बॉडी की संरचना है। फंगस फिलामेंटस होते हैं, पतले पतले धागे से होते हैं, बिल्कुल राइट, फंगस तंतु में होता है। बट हाउ दे ग्रो, ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं, वो कैसे अपनी एनर्जी को सिस्टम से एब्जॉर्ब करते हैं, हाउ दे आर टेकिंग एनर्जी फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है। प्राणियों की तरह लेते हैं, इसलिए प्राणी सम, जंतु सम बोला, इसमें भी जंतु सम है, ये पादप सम है, ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो इनमें सिमिलरिटी हो गई, इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? न्यूट्रिशन के हिसाब से देखें तो फंगस और एनिमल एक साथ, प्लांटी अलग। लेकिन अगर हम सेल की संरचना के हिसाब से देखें तो फंगस और प्लांट एक जैसे, बिकॉज दोनों के बाहर सेल वॉल मिलेगी आपको, सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा हार्ड लेयर, हार्ड कोटिंग, ठीक है। एंड क्या डिफरेंस है सेल वॉल और बिना सेल वॉल वाली में? आपने किताबें देखी होंगी, हार्ड बाउंड और सॉफ्ट बाउंड किताबें, गत्ते वाली बाउंडिंग होती है एक तो, और एक पतला कागज वाली बाइंडिंग होती है, वो तो कहीं मुड़ जाती है, इतना ही अंतर है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, सेल वॉल, इसमें भी सेल वॉल, और इसमें चूंकि एनिमल्स हैं, एनिमल्स डोंट हैव सेल वॉल, ठीक है।
इसमें सेल वॉल किसकी बनी है? हम सब ने पढ़ा है, सेल्यूलोज की। पादपों में सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन फंजाई में किसकी होती है? काइटिन की। क्लियर है? सो अगर हम सेल वॉल को देखें तो ये मतलब प्लांट और फंगस एक जैसे हैं। न्यूट्रिशन को अगर देखें तो फंगस और एनिमल एक जैसे हैं, प्लांट डिफरेंट है। क्लियर है? ठीक है। और इस संसार में सबसे ज्यादा कौन है? बताया था मैंने लास्ट टाइम, सबसे ज्यादा अगर कुछ है फंजाई है। इतने हैं। और ये जो हम बात कर रहे थे अपघटक, अपघटक जीव में बैक्टीरिया भी आ गए। ठीक है, जैसे कोई आप देखते हो जंगल में, आप देखोगे कि कोई मृत पशु पड़ा है तो उसकी बॉडी जिससे बनी है वो सारे बैक्टीरिया, कीड़े भी लग गए हैं, बाज गिद्ध भी आ रहे हैं, आ रहे हैं ना। ठीक है, इनको हम अपमार्जक बोलते हैं क्योंकि ये प्रकृति की सफाई करते हैं। अगर गिद्ध बाज नहीं होंगे तो जिस तरह से साबुन हमारे मैल को निकालते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं? अपमार्जक बोलते हैं, डिटर्जेंट। ठीक है, इकोलॉजी में ये जो जीव हैं, अपघटक जीव जो हैं, गिद्धबाज जो हैं, और इसके अलावा कौन है? कौन कौन है? जैसे भी मैंने बोला, बैक्टीरिया हो गए, वल्चर हो गए, और भी रिलेटेड ऑर्गेनिज्म, और इसके अलावा फंजाई। फंजाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपघटन में। ठीक है, फंजाई का है लाइकेन। अच्छा क्वेश्चन है। लाइकेन का रोल अलग है। लाइकेन एक जीव नहीं है, लाइकेन एक एसोसिएशन का नाम, एक दोस्ती का नाम है लाइकेन। किस किस की? शैवाल और कवक की सबसे बेस्ट फ्रेंडशिप का नाम लाइकेन है। हमेशा ध्यान रखना है, लाइकेन इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, इट्स एन एसोसिएशन। ठीक है, जय और वीरू की जोड़ी है ये, एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। जब भी हम जीवों के बीच में संबंधों को पढ़ते हैं, कई प्रकार के संबंध आते हैं। एक संबंध होता है सहजीविता का। सहजीविता का मतलब जियो और जीने दो। आपकी और मेरी दोस्ती है, मैं आपके दुनिया भर के काम आ रहा हूँ, आपको मेरे से बहुत फ़ायदे हैं और मेरे को आपसे बहुत फ़ायदे हैं। क्या आप कभी सोच पाओगे मेरे से अलग होने का? इट्स लाइक अगेन हस्बैंड वाइफ, राइट? वाई टू पीपल आर लिविंग टुगेदर? दे आर वेरी डिफरेंट, ठीक है, बट प्लेइंग द डिफरेंट रोल। तो जिसमें जिस भी दो जीवों में, ठीक है, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, उसको अपन बोलते हैं सहजीविता। तो लाइकेन और फंजाई यहाँ पर एसोसिएशन में, सॉरी लाइकेन नहीं, एल्गी और फंजाई, इन दोनों को कंबाइंडली हम क्या कह रहे हैं? लाइकेन कह रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। लाइकेन इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म, एज आई सेड, लाइकेन इज नॉट एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा माइकोराइजा, नाम सुना माइकोराइजा? ठीक है, एक ऐसा ही संबंध हो रहा है। सिलेबस में तो क्या पता नहीं है, लेकिन जस्ट एक तो गया लाइकेन, माइकोराइजा, माइक माइको, संधि विच्छेद करेंगे तो माइको का मतलब होता है फंगस, और राइजा का मतलब होता है रूट। अब होता क्या है, जो हाई अल्टीट्यूड प्लांट्स होते हैं ना, ऊंचाई में जो प्लांट्स रहते हैं, खास करके बर्फ वगैरह में, उनमें क्या होता है, वास्तव में आपने देखा होगा ये जो प्लांट है, प्लांट की जो रूट है, जड़ जो है, मोटी मोटी होती है ना, फिर ये और ब्रांचेस में होती हैं। वास्तव में पानी और न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन ये जो मोटी मोटी लट होते हैं ना, ये कभी नहीं करते। इनके ऊपर जो पतली पतली हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ना, पतली पतली रोम नुमा रचनाएं जो होती हैं, रूट हेयर्स जिनको अपन बोलते हैं, न्यूट्रिशन वो करती हैं, न्यूट्रिशन को एब्जॉर्व करते हैं। ये जो मोटे मोटे ना, इनका केवल फिजिकल स्ट्रेंथ है, ये इस पौधे को जमा के रखी हुई है। न्यूट्रिशन जो लेने देने का काम है, ये रूट हेयर्स करते हैं, पतले पतले बाल। आप गाजर पे देखोगे, भी गाजर आ रही है, ठीक है। आजकल तो हमने देखना छोड़ दिया, बिकॉज एक बहुत खतरनाक चीज़ हमारे पास आ गई है किचन में, पहले वो नहीं थे, जिसको हम बोलते पिलर। छीला, गाजर ली, पहले तो उसको रगड़ के धोते थे,
ठीक है, कोई छीलने वाला ऊपर हल्का फुल्का खुरच देते थे बस हल्के से ज़्यादा, ठीक है, और खा जाते थे, ऐसे होता था। अब गाजर मूली आ रही है, लो भी हमने एक हथियार ले रखा खतरनाक सा, सर 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 ऊपर वाली चमड़ी उतार दी, बाल वाल सब गए, और एकदम उसको एक तरह से नंगा करके हम खा रहे हैं। घाटा क्या हो रहा है, हमारी जो बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया चाहिए हमें, वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं। इट इज़ नॉट गुड। पहले सॉइल के अंदर जब गाजर मूली उगती थी, उसके जो रूट हेयर्स होते हैं वहाँ पर मिट्टी फंसती थी, ठीक है, मिट्टी को धोते थे, लेकिन बैक्टीरिया वहीं रहते थे। इससे हमारी बॉडी की बहुत सारी नीड्स पूरी होती थी, विटामिन्स हमें मिलते थे उन बैक्टीरिया से, ठीक है। बट राउट हमारे पास, जैसा मैंने कहा, एक बहुत खतरनाक हथियार आ गया, जस्ट पिलर, वेरी बैड, ठीक है। यू शुड नेवर डू दिस, ठीक है, ध्यान रखने की बात है। गाजर मटर जितनी मूली है उसको अच्छे से धो के खाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी सी मिट्टी चली जाएगी, क्या हो जाएगा, होती है ना, हाँ। उसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, एंड दीज बैक्टीरियाज आर वेरी गुड। और ये बैक्टीरिया जब आपके इंटेस्टाइन में जाते हैं, आपके लिए वाइटामिन बनाते हैं। आ रहा हूँ, उसी पे भी आ रहा हूँ मैं, पहले माइक्रोराइजा को पूरा कर लेता हूँ। अभी जो बड़े हाई एल्टीट्यूड प्लांट्स हैं, इनमें क्या होती है, ठंड इतनी होती है कि रूट हेयर्स डेवलप ही नहीं होते, फिर काम नहीं करते, या फिर होते ही नहीं है एक्चुअली। अब वहाँ पे एब्जॉर्प्शन का जिम्मा कौन संभालता है, मिट्टी के अंदर फंगस होता है ना। फंगस ने, इनका और इनका एमओयू हो गया, दोनों बैठे पास में, बोले देख भाई मेरे पास रूट एयर नहीं है, मैं तेरे को इनवाइट करता हूँ तो मेरे साथ रह। दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया, बोले कोई दिक्कत नहीं है। ये फंगस के जो फाइबर्स है ना, इनकी जड़ों के अंदर घुस के रूट हेयर्स का काम करता है, और न्यूट्रिशन का, यानी फंगस जो है किसका काम कर रहा है, रूट हेयर्स का काम कर रहा है। किसके लिए, न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन के लिए। न्यूट्रिशन को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो फंगस की बनी हुई रूट नहीं हुई है एक तरह से, यहाँ पे फंगस रूट का तरह काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, माइको। माइको माने फंगस, लैटिन भाषा, माइको मतलब फंगस, और राइजा, राइजा माने जड़, ठीक है। तो माइकोराइजा इज एन एसोसिएशन बिटवीन प्लांट्स प्लस फंगस फॉर अवशोषण, ठीक है, पादप अवशोषण के लिए ये संबंध है माइकोराइजा। क्लियर है, डन, समझ में आ गया। दोनों के बीच में एमओयू है, कई तरह के होते हैं, आपको जानने की कतई जरूरत नहीं है, बहुत सारे तरह के माइक्रोराइज होते हैं, फर्दर क्लासिफिकेशन होता है, ठीक है। लाइकेन, जो मैंने, जैसा कि अपन ने कहा, लाइकेन में क्या है, कौन कौन है, फंगस प्लस एल्गी। अब देखो, एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है, भोजन बनाता है, फंगस तो भोजन खाता है, ठीक है। एल्गी कहता है बोले नहीं मैं तेरे को दे दूंगा, फंगस एब्जॉर्ब करके लाता है, बोले तो चिंता मत कर, एक दूसरे से म्यूचुअल डिपेंडेंट, फुल्ली डिपेंडेंट, सिम्बायोसिस, सह जीविता, ठीक है। कई तरह के संबंध होते हैं, एक होता है दोनों के लिए फायदेमंद, दोनों के लिए नुकसानदायक, एक के लिए फायदेमंद, एक के लिए, तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन है इसमें, अपन उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज और बता दो, ये जो लाइकेन है, ये पॉल्यूशन का बायो इंडिकेटर है, ध्यान रखना है, बायो इंडिकेटर। देखो, साइंस की एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं आपको, अगर आप टर्म समझ जाओगे ना, आधा वहीं कचरा, मतलब कचरा क्या, उसका सारा दम निकल जाएगा उसका क्वेश्चन का। आपसे पूछ रहे बायो इंडिकेटर क्या है, नाम से स्पष्ट है भाई, ऐसे बायो जो इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। अब कहीं पर अगर शब्द आ गया बायो, इसका मतलब वहाँ कोई ना कोई बायोलॉजिकल चीज़ जरूर है, कोई जीव है, कोई कोशिका है, कुछ ना कुछ तो है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ तो बायो है, ठीक है। अब बायो इंडिकेटर क्या है, अब ये लाइकेन जो है ना, ये हाई ऑल्टीट्यूड के लाइकेन प्रकृति में केवल वहां पाया जाता है जहां की हवा शुद्ध हो, और खास करके कहीं पर भी अगर सल्फर का प्रदूषण है, सल्फर का अगर प्रदूषण हुआ, तो वहां कभी भी लाइकेन नहीं मिलेगा। और लाइकेन कुछ नहीं होता, आप कभी पहाड़ों में जाइए,
आप देखोगे चट्टानों पे हरी हरी ही पतली पतली सी, पेड़ों पे एक काई सी लगी हुई है चट्टानों पे, ठीक है, उसके अंदर लाइकेन होता है, खासकर जो पेड़ के जो तने होते हैं उन पे होते हैं महीन महीन एकदम, वो लाइकेन होते हैं। अगर उस वातावरण में मिल रहा है इसका मतलब वहाँ की हवा शुद्ध है। अगर हम देखें, मैं मान लो वहीं का नागरिक और मैं देखूं कि यार आज पहले लाइकेन थे आजकल यहाँ, और आप देखोगे जहाँ जहाँ सिटीज़ में जाओ आप, मेन मेन जैसे शिमला, लाइकेन नहीं है। पहले नहीं था क्या? था। वहाँ पे गाड़ियाँ आ गई, हाईवेज निकल गए, सल्फर का प्रदूषण हो गया, जहाँ जहाँ रोड जा रही है वहाँ आसपास नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो जीव जो किसी पर्टिकुलर, ऐसे जीव कोई भी हो सकता है, ऐसा जीव जो किसी पर्टिकुलर चीज़ के होने की सूचना हमें देते हैं, किसी प्रकार के प्रदूषण की सूचना देते हैं, वो बायो इंडिकेटर कहलाते हैं। जैसे अभी आपने बात की इकोलाई की, अगर किसी पानी में इकोलाई पाया जाता है इसका मतलब उस पानी में अपशिष्ट पदार्थ हैं, यानी ये पानी है कंटैमिनेटेड है, यानी उसमें मल का अपशिष्ट है, मल मल, बिकॉज मल क्यों? बिकॉज हमारी आंत के अंदर जो सहजीवी के रूप में रहता है वो इकोलाई है, ठीक है। और इकोलाई उस पानी में कैसे आया? कि कोई मल यानी पॉटी का जो अवशेष है वो वहाँ है, और वो पानी पूर्णतः साफ अभी नहीं हुआ है। तो अगर किसी पानी में इकोलाई का पाया जाना मल अपशिष्ट की होने की सूचना देता, तो हम इकोलाई का पाया जाना भी वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। तो इकोलाई बायो इंडिकेटर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। बहुत सारे ऐसे प्लांट है जो किसी जगह पाए जाते हैं जहां प्रदूषण होगा वहां नहीं पाए जाएंगे, तो वो बायो इंडिकेटर हुए कि नहीं हुए? राइट। तो बायो इंडिकेटर अपने आप में, बायो इंडिकेटर समझ गए ना? तो बायो इंडिकेटर क्या है? जो किसी चीज को इंडिकेट करे, किसी को प्रदर्शित करे, किसी को दिखाए, जैसे लाइकेन, ठीक है। तो इकोलाई आपने नाम लिया, तो इकोलाई हमारी आंत में रहता है, हमारे लिए बहुत सारा काम करता है, लेकिन ज़्यादा होना खराब है, ठीक है। हमारे साथ तो उसका गुडविल है, हमारे साथ तो उनकी डील हो रखी है, सालों पुराने, लाखों साल पुराने, तब से हमारे साथ रह रहे। समझ में आ गई बात? रिसर्च तो चली रही है इस पे, समुद्र में जो एल्गी है। देखो सिंपल सा एक फंडा है, प्रकृति का सिंपल नियम है, आप जहाँ रहते हो उससे रिलेटेड चीज़ें खाएं, ठीक है। हर जीव को उसकी हर जीव को उसकी डाइजेस्टिव नीड के हिसाब से वो जहाँ रहता है उसको वहीं से पूरी करनी चाहिए। जैसे मान लो हम यहाँ रहते हैं राजस्थान में, और अपन चलो फिर बात वैसे कुछ और निकली, लेकिन चलो इसको डिस्कस करते हैं। क्या पिज़्ज़ा हमारे लिए है? नो। बट ये तो चलो ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पहले हो गया था, 1996 में मनमोहन सिंह ने कर दिया था, अभी आप पढ़ रहे हो, वैश्वीकरण जिसे आप कहते हो। 1996 तो बहुत पुरानी बात है, 2000 मतलब मुझे 2008-9 तक मुझे याद नहीं आता कि कहीं पिज़्ज़ा स्टोर्स थे। जैसे ही सोशल मीडिया आया और हमने लोगों को रील्स में खाते हुए देखा, अच्छा पिज़्ज़ा, एंड ये एक सिंबल बन गया किसका? पैसे वाले लोगों का। तो हमारे अंदर जो मानसिक कुंठा है, ठीक है, मध्यम वर्गीय परिवार की, उसने हमने उसको जस्टिफाई करने के लिए ये चीज़ें कंज्यूम करनी शुरू कर दी। ये फैक्ट है, राइट। सोशल मीडिया बहुत सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ है, पनप रहा है, हर चीज़ें पनप रही हैं। फैशन कहाँ से आता है? सोशल मीडिया, ठीक है। बट खैर अपन चूंकि बात अलग कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पिज़्ज़ा इटली के लोगों की का वहाँ स्टेपल फूड है, वहाँ नॉर्मली खाया जाता है। और अगर मैं आपको दावा करता हूँ मुझे ये बात अभी कुछ दिनों पहले ही पता चली, साल भर मैं हैदराबाद गया था, एंड मेरे एक फ्रेंड के कहने पर प्योर इटालियन पिज़्ज़ा मैंने खाया, ओरिजिनल इटालियन पिज़्ज़ा, एंड बिलीव मी अगर आप खाओगे इतना गंदा स्वाद होता है, लिटरली, मतलब आई आई कुड हार्डली फिनिश इट, खाया नहीं गया, ठीक है। वो लोग, उनके लिए नॉर्मल, जिस तरह से अपन बाजरे की रोटी के ऊपर गंवार की फली डाल के खाते हैं, लहसुन की चटनी खाते हैं, उनके लिए वो, समझ रहे हो बात? तो ये जो चीज़ें, अब ठीक है अपन सोशल मीडिया भी सुनते हैं, जैसे ये ब्रेड है, जैम है, सॉस है, ये किसके लिए इन्वेंट किए गए हैं? ये यूरोप जैसे देशों के लिए किए गए हैं जहाँ पर ऋतुएं ज़्यादा नहीं होती, ठीक है, इतनी इतना उत्पादन नहीं होता, तो जब
मौसम अनुकूल नहीं होता उस वक्त टमाटर को कैसे खाएंगे वो? टमाटर तो खराब हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, उसको सॉस के रूप में बना लिया, हम ले भागे। राइट? तो फूड जो अपन जो बात कहना चाह रहे हैं कि एक आप नाम सुनोगे, फूड माइल, नाम सुना आपने? फूड माइल्स। फूड माइल किसी भी भोजन द्वारा तय की गई वह दूरी है जो उसने तय की है जहां वो उगा है से लेकर के आपकी प्लेट में आने तक। ठीक है? जैसे फॉर एन एग्जांपल, यूरोप में कोई बंदा बाजरे की रोटी खा रहा है, तो वो कहां से गई है? बाहर से गई है या फिर आसपास से कहीं से गई होगी, तो बहुत सारा दूरी तय की। वो उसके लिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। बाजरा बहुत अच्छा है, बहुत न्यूट्रिटिव है। ठीक है? हालांकि मिलेट्स, मोदी गवर्नमेंट, हमारी सरकार है, मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए बहुत अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम कर रही है, दुनिया में पॉपुलरिटी आ रही है। और दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलेट्स अगर कहीं होते हैं वो इंडिया में होते हैं। वी आर द ओनली कंट्री जहाँ हर इलाके में एक अलग तरह का मिलेट होता है। इंडिया में 15-16 तरह के टाइप के मिलेट्स हैं। और मिलेट्स आर नथिंग, वाइल्ड ग्रासेस, जंगली घासें हैं। जैसे बाजरा कुछ नहीं, एक जंगली घास है। उनके बीजों में बहुत न्यूट्रिएंट डेंस बीज लगते हैं। ठीक है? जब आप थोड़ा बॉटनी में जाओगे तो मिलेट की जो कैटेगरी है प्लांट में जब पढ़ोगे, ग्रास की फैमिली है, घास। ठीक है? तो हमारे यहाँ देखो आप, राजस्थान गुजरात में बाजरा होता है, साउथ में रागी होता है, राजागीरा है, कोडो मिलेट, आंध्रा आंध्रा में बहुत 12-13 तरह के मिलेट्स हैं। बिहार में जाओ राजागीरा खाते हैं लोग, राजगीरा का आटा, राजगीरा के ये वो। ठीक है? मिलेट है। अपने यहाँ बाजरी है, दुनिया में और कोई देश में नहीं होते। और न्यूट्रिएंट डेंस है और ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनका कम है, यानी ब्लड बॉडी में जाने के बाद, ब्लड में जाने के बाद कम ग्लूकोज रिलीज करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है? इसलिए इनकी डिमांड है। और ग्लूटेन नहीं होता। गेहूं में क्या होता है? ग्लूटेन होता है, और ग्लूटेन एलर्जिक होता है। आपने पढ़ा होगा हर चीज में ग्लूटेन फ्री, ग्लूटेन युक्त, ग्लूटेन फ्री। ग्लूटेन इज एलर्जिक। गेहूं से बहुत प्रॉब्लम्स होती है, ये बात बिल्कुल सही है, क्लिनिकली प्रूवन है। बहुत सारे लोग धीरे धीरे गेहूं छोड़ रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में तमाम तरह के इन्फेक्शंस हैं, जगह जगह सूजन है, इन्फ्लामेशन अगर है, तो आप गेहूं और दूध को छोड़ के देखिए, यू विल फाइंड इट वेल। ठीक है? सो ग्लूटेन इज मेन प्रॉब्लम। आप, एक बीमारी होती है सीलिक डिजीज। ठीक है? उसमें क्या है, गेहूं कुछ भी खाया, पोटी होनी शुरू हो जाएगी, दस्त लग जाएगा, पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज आपकी आंत की जो लाइनिंग अंदर की, जो आंत का जो कवर है अंदर का अस्तर, उसको गेहूं से एलर्जी है। और गेहूं में क्या है? ग्लूटेन। और गेहूं और बाजरे के आटे में क्या अंतर होता है? लड़कियां बैठी हैं वो बताएंगी, अगर आपने रोटी बनाई हो या मम्मी को बनाते हुए देखा हो। गेहूं में चेप होता है, चिपचिपापन होता है, मैदे में और ज्यादा होता है, बनता गेहूं से ही है। और बाजरे में होता है क्या? वो क्यों नहीं होता? बिकॉज उसमें ग्लूटेन नहीं है। जो चेप है ना, जो चिपचिपापन है गेहूं में, वो ग्लूटेन प्रोटीन की वजह से है। और आप अभी आप जैसे रिलायंस में जाओ और जाओ, मकरोनी है, पास्ता है, ठीक है, आप उसमें देखोगे एक विशेष तरह की गेहूं यूज होती है, डूरम व्हीट, DURAM, डूरम लिखा लिखा होगा, आप देखना। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अभी तो अपने यहाँ रिलायंस में मिल जाएंगे। आप लिखोगे डूरम, डूरम, डूरम एक गेहूं की एक ऐसी वैरायटी है जिसमें बहुत ज्यादा ग्लूटेन होता है। तभी तो वो मैदा वो बनेगा यार, नूडल बनेगा, अपने वाली से नहीं बनेगा इतना। राइट? समझ में आ रहा है बात? सो मिलेट्स में ग्लूटेन नहीं होता, कोई बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन नहीं करती, कोई एलर्जी है तो वो नहीं करती है, न्यूट्रिएंट डेंस होती है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। कुल मिलाकर के एक सुपर फूड है। आप देखना 5-7 साल रुक जाओ, बाजरे का आटा इतना महंगा हो जाएगा जिसकी कोई सीमा नहीं। जिस हिसाब से प्रमोट हो रही है ना चीज़ें, यू विल फाइंड इट वेरी सून। ठीक है? और अगर आपको बिजनेस करना हो, आपके माइंड में आइडिया हो, ठीक है, और आपके यूँ लगे कि यार क्या करेंगे ज़मीन का, अपने तो ऐसे ही ख़राब हो रही है, वेट एंड वॉच। साइंटिफिकली बाजरा को कल्टीवेट कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, बेचिए, और उसको प्रोडक्ट बना के बेचिए। ठीक है? इट्स बिजनेस आइडिया दे दिया मैंने। वेरी सून हो रहा है, शुरू कर दिया है लोगों ने। ज्वार, बाजरा, राजागीरा, रागी। आपने सुना था क्या रागी? चूरू में रागी मिल रही है अभी, लोग खूब खा रहे हैं। ठीक है? खूब खा रहे हैं, 80 रुपए किलो है। ठीक है? तो एक दिन ऐसे ही हमारे कॉलेज में रागी रागी ला, रागी बहुत अच्छी। अरे भाई, फूड माइल बढ़ा रहे हो आप। रागी साउथ से चल के आपके प्लेट में आ रही है। आपके लिए, आपकी जीन्स के लिए बाजरा जितना अच्छा उतना रागी नहीं है। क्या आप कोकोनट ऑयल में भोजन खा सकते हो?
ऑयल में भोजन पका के खा सकते हो, साउथ वाले खाते हैं, उनकी जीन को सूट करता है, राइट। जैसा कि मैंने कहा कि इटली वाले लोगों के लिए पिज़्ज़ा सही है, ठीक है। नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए, जैसे नॉर्थ इंडियन में पंजाब हरियाणा राजस्थान का थोड़ा सा पार्ट, ये दूध को पचा सकते हैं, बाकी लोग नहीं पचा सकते, ठीक है, फैक्ट है ये। जितना दूध कंज्यूम पंजाब में किया जाता है और कोई पी ले तो समस्या हो जाए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत लंबी लिस्ट है, बिकॉज अपन जो बातें कर रहे हैं वो इतनी है, क्यूरियोसिटी से भरी इतनी सारी बातें हैं कि एक के बाद एक और होती चली जाएंगी, ठीक है। तो फूड का सिंपल सा लॉजिक है, थिंक ग्लोबल, ईट लोकल, ठीक है। थिंक ग्लोबल, ईट लोकल। हाँ, कभी कभार शौक किया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है। अब हमने तो पिज़्ज़ा को भी पंजाबी बना दिया है ना, एवरीथिंग एज पर आर टेस्ट कस्टमाइज कर दिया हमने। पनीर पिज़्ज़ा, ठीक है, कुल्हड़ पिज़्ज़ा, मैं थोड़े दिन पहले गया, पनीर मखनी पिज़्ज़ा, वाह। मैं कहा यार हाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल। तो मैंने उससे पूछा यार ये मखनी कैसे हुआ, मैंने कहा क्या दाल मखनी डालते, बोले मखनी सॉस है। मैं कहा अच्छा ये भी एक सॉस आ गया, सो यू विल फाइंड इट वेल, ठीक है। और बाकी जो चीज़ें हैं आजकल हम उसी को पसंद करते हैं। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, घर वाले जाते हैं, घर में पनीर की सब्जी खा रहे हो, वहाँ जाके पनीर पिज़्ज़ा खा रहे हो, अरे भाई कहीं तो छोड़ो, पिज़्ज़ा को पिज़्ज़ा की तरह खाओ, वाई डोंट यू हैव वेजीज, ठीक है। आप उसमें ऑलिव्स डलवाओ, आप उसमें बेसिल डलवाओ। पिज़्ज़ा अगर वहाँ इटली में खाएंगे, ऑथेंटिक खाएंगे ना, देर आर कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होते, उनकी जो चीज़ होती है ना इतनी बेस्वाद होती है, ठीक है। और अगर आप जो मार्केट वाली चीज़ है, ठीक है, जो मार्केट में जो चीज़ें मिलती हैं वो उसकी उम्र ज़्यादा हो, स्टोरिंग में ख़राब नहीं हो, इसके लिए वो क्या डालते हैं उसमें, मार्केट का बटर और घर का बटर एक जैसा होता है क्या, क्या अंतर होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट क्या करता है, नमक जहाँ वहाँ बैक्टीरिया ग्रो नहीं करते, कोई चीज़ में नमक डाल देंगे तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होता, इसलिए बटर में सॉल्ट डलता है। चीज़ में भी क्या होता है, सॉल्ट होता है, घर वाली। अब वो वाली चीज़ और उसमें दुनिया भर का मेयो, राइट, तो खाते स्वाद तो आएगा ही, ऊपर से फलाना फलाना मखनी, ढिकड़ा मखनी, ये सॉसेज हैं, ठीक है। ओरिजिनल इटालियन पिज़्ज़ा में यू विल फाइंड इट होममेड चीज़ विच इज़ डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्पेशल टेस्ट, और उस पर बेसिल होगी, बेसिल तुलसी की बहन, बेसिल पत्ते होते हैं, जो इटालियन जो सीजनिंग होती है ना, ऑरिगेनो बेसिल, ठीक है, ये हर्ब्स हैं, इटालियन हर्ब्स है, जिस तरह से अपने यहाँ हर्ब्स होती हैं, कड़ी पत्ता एंड ऑल, ठीक है, इटालियन हर्ब्स हैं, ऑरिगेनो बेसिल, बेसिल इज नथिंग, तुलसी की बड़ी बहन है, ठीक है। उसके पत्ते डाल के बनाते थे, इतना बेस्वाद होता है, ओहो, मुझे तो कोई कह भी दे कि खा लें। या फिर वो ब्लैक वाले ऑलिव्स और ग्रीन वाले क्या होते हैं, वो क्या डलता है, हाँ क्या होता है, एक होता है ऑलिव, एक होता है एलापिनो, एलापिनो, हाँ 99% उसको जेलापिनो बोलते हैं, बट जे साइलेंट होता है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कई लोग जेलापियानो भी बोलते हैं, बट एलापिनो, JALAPENO, एलापिनो, ठीक है। So there are so many things which can be discussed, but how environment, food, nutrition, everything is connected, ठीक है। So basically broadly 5 ही तरह की कैटेगरी हैं as we discussed, ये 5 तरह के ऑर्गेनिज्म, सारा खेल यही खेलना है। ये एक ही कोशिका होगी इनमें, लेकिन इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा ऑर्गेनाइज, प्रोकैरियोटिक, इनमें न्यूक्लियस होगा। फंगस हैं, फिलामेंटस होंगे, तंतुनुमा होंगे, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स में हम सब जानते हैं अंतर, ये फिक्स होते हैं मोस्टली, ये मोस्टली मूवेबल होते हैं मोस्टली, बट फिक्स एनिमल्स भी होते हैं, ठीक है। आप ये सोचो कि नहीं ऐसे नहीं होते, होते हैं, ठीक है। तो हमने आज की ये जो क्लास है इसमें अपने थोड़ा थोड़ा ब्रॉड एक हमने बायोलॉजी को डिस्कस करने की कोशिश की, एक थोड़ा सा माहौल वापस बनाया कि थोड़ा सा बायोलॉजी वाला कुछ आए। कल की क्लास में एक छोटा सा मैं इसको थोड़ा फाइनल टच दे देता हूँ मैं, ठीक है। कल की जो क्लास है उसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, जो एनिमल्स हैं उन पे थोड़ा सा पहले शुरू करेंगे, ठीक है। हालांकि अपन थोड़ा सा पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इसको वापस से अपन शुरू करते हैं, ठीक है। एंड स्लोली स्लोली वी विल मूव टुवर्ड्स
सेल, सेल के अंदर की थोड़ी सी डिटेल, पहले ऑर्गेनिजम्स पे आते हैं, फिर एनिमल्स पे आते हैं, फिर सेल पे आएंगे, सेल के अंदर क्या क्या सामान मिलता है वो देखेंगे। और जब ये चीज़ें हमारा नींव तैयार हो जाएगी तो फिर हम ऊपर मकान बनाएंगे, फिर बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द थिंग्स। ठीक है, रटने का रटना नहीं पड़े आपको। ठीक है, चलिए।